ईरान की जंग बंदी तो हो चुकी है, मुज़ाकरात भी हो सकता है आने वाले वक्त में पाकिस्तान में ही होंगे, लेकिन पाकिस्तानी मईशत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? क्या पाकिस्तान में महंगाई कम होगी? वज़ीर आज़म जो तुर्की के दौरे पर मौजूद थे, तुर्क कंपनी से उन्होंने मज़ीद पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी उनको दी है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं बिलाल गिलानी साहब, उनसे मज़ीद इस पर बात करते हैं। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। बिलाल गिलानी साहब, इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जो B2B होती हैं, इनका सक्सेस रेट क्या है? मुझे लगता है CEOs आते हैं, तकारीर सुनते हैं, वापस चले जाते हैं, ये कुछ नॉन प्रोडक्टिव नहीं होती? बिल्कुल। सो आई थिंक मिला जुला रुझान रहा है पिछले कई दिहाइयों में। इस तरह के जो टूर्स होते हैं, इसमें खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स जब जाते हैं, तो कुछ तो आइस ब्रेकिंग होती है, कुछ वो बिजनेस से मिलते हैं, तो उन्हें कुछ एक नजर आता है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड समझ आने में, एक दूसरे को मिल बैठने से कुछ तो फर्क पड़ता है। मगर जो कॉन्क्रीट इश्यूज हैं, जिसकी वजह से किसी मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही, या बिजनेसेस जो फॉरेन बिजनेसेस हैं वो अगर मुल्क में रुल रहे हों, तो वो कॉन्क्रीट इश्यूज जो हैं वो कई दफा पसे मंजर में चले जाते हैं। लोग इसको सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं कि MOU साइन हो गया। तो इसलिए आई थिंक यानी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो ये नहीं, जो आप फैन समझते हैं अगर फेयर है एक हॉल में उसके। 100 CEO बैठे हैं, तो आपने उनमें से एक तकरीर से या आपके मिनिस्टर्स ने शो केसिंग से कितनों को कन्विंस कर लिया होगा? आई थिंक सिर्फ और सिर्फ एक तकरीर से तो शायद कोई भी कन्विंस ना हो सके। अमली इकदामात जो हैं, वो जब वो देखेंगे और नजर आएंगे, तो फिर ही ये कुछ जो है कि मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। सिर्फ तकरीर से तो कोई बात होती नहीं है। तो वाई डू दीज कॉन्फ्रेंसेज आर हेल्ड बिजनेस टू बिजनेस? इनका क्या मकसद होता है? बिल्कुल। सो इसमें दो तीन तरह के इनिशिएटिव्स हैं। एक तो जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग है या पॉसिबिलिटीज है, उनको एक्सप्लोर किया जाता है। आई थिंक उसमें पाकिस्तान ने एक रीजनेबल सक्सेस है बहुत सी इनिशिएटिव्स की। तो गवर्नमेंट ऑफ टर्की जो है वो अपने इनिशिएटिव पर पाकिस्तान में कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट्स लेके आए, जैसे पहले रोड कंस्ट्रक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कुछ आई हैं। तो ये आई थिंक इसकी सक्सेस जनरली ज्यादा है। जो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट उसको जाकर जब तकरीर करती है, गुफ्तगू करती है, अपने मिनिस्टर साथ लेके जाती है, आमतौर पर बिजनेसेस और बिजनेसमैन को भी साथ लेके जाती है, बड़े ग्रुप्स को। तो वहाँ एक सीरियसनेस का अंदाजा जरूर हो जाता है। और इसे पाकिस्तान नहीं करता, दुनिया भर में बहुत से ममालिक इसी तरह से कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, जिस तरह हमेशा हर साल होता है, वहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं, बिल गेट्स आते रहे हैं, अमेजोन के बिजनेसमैन आते हैं, इंडिया के बड़े बिजनेस आते हैं। सो आई थिंक मिलना जो है उसको यानी एक वो मुस्बत मुस्बत चीज है, मगर सिर्फ कहानी वहां से शुरू होकर वहां खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत रहा है कि MOU साइन हुए। मसलन इस टर्की के ट्रिप में जो कॉन्वर्सेशन है, $5 अरब तक का जो ट्रेड बढ़ाने की, यही कॉन्वर्सेशन तकरीबन हम 6 या 7 साल से सुन रहे हैं। एग्जैक्टली 5 बिलियन का नंबर। और 5 बिलियन, और इस वक्त जो करंट ट्रेड है वो कोई अराउंड $600 मिलियन का है। तो ये 10 गुना बढ़ा कर, तो ये एक एम्बिशियस ट्रेड लगता है। जब तक जो हाउस एंड ऑर्डर नहीं करेंगे हम अपनी इकोनॉमी का, तो जितनी तकारीर कर लें, जितने बड़े बिजनेसमैन को अपने सामने बिठा लें, जो फंडामेंटल्स जब तक ठीक नहीं होंगे, तो हम फिर उसी तरह से एक पर हमने अब ये एग्जैक्टली। प्राइम मिनिस्टर का एक देखा है कि चाइना में भी उन्होंने इस तरह की कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद है पहले? और फिर चाइना में भी वो बिल्कुल कुछ बिजनेस हाउसेस के हेड्स को मिले थे। यहाँ भी कुछ बिजनेस हाउसेस के हेड्स को अलग भी मिले हैं। तो ये कंसिस्टेंट पैटर्न लग रहा है उनके हर ट्रिप में कि वो ये कर रहे हैं। आपको ये कैसी स्ट्रेटजी लग रही है? जी, आई थिंक इसके दो ऑडियंसेस हैं मेरे ख्याल से। एक तो पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो उनको मुतहरक देखती है, तो उसे एक उम्मीद जरूर कायम होती है कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तानी बिजनेसेस के लिए कुछ कर रही है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, अगर ये शहबाज शरीफ साहब सक्सेसफुल होते हैं, तो पाकिस्तानी बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटी होगी, वो यहाँ से एक्सपोर्ट्स कर सकेंगे। पाकिस्तानी बिजनेसेस को पार्टनर्स मिल सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, और उनके साथ बैठकर पाकिस्तानी बिजनेसेस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो एक तो उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस है जिसको वो दिखाना चाहते हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं। फिर आई थिंक पाकिस्तान में एक ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान की मुक़तदरा कुव्वतें भी हैं, आप उनको एस्टैब्लिशमेंट कह लें। तो उनको भी वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो एक नेक नियति से कोशिश जरूर कर रहे हैं। तो आई थिंक उसकी उस हद तक तो एक उनकी ये एक स्ट्रैटेजी रही है। वो चाइना बहुत दफा गए हैं, बहुत से और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर मुतहरक हैं। मगर आई थिंक ये हमें उसको ऑब्जेक्टिवली भी देखना होगा कि पिछले एक साल में क्या एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। क्या पिछले 3 साल में जब से ये हुकूमत जो है वो मुतहरक नजर आई है, तो क्या पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ इसके है? रिजल्ट्स क्या क्या जो हैं? इंस्टीट्यूशंस है जैसे SIFC है, वो पाकिस्तान में रेगुलेटरी बर्डन्स जो हैं, जो कि इन फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो पाकिस्तान तो आना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट है वो उनके साथ क्या हशर करेगा, और पाकिस्तान में जो रेड टेप है इसका क्या होगा। तो इन अगर जावियों पे देखें तो एक्सपोर्ट्स, FDI, रेगुलेटरी बर्डन, इसमें कोई खातिर खा प्रोग्रेस नजर नहीं आती। कोशिश जरूर की गई है, रोड मैप्स दिए गए हैं, मगर अभी तक अमल होते हुए नजर नहीं आया। एक बिल्कुल। B2B बात बहुत की जाती है कि जी अब G2G नहीं करना, अब B2B करना है। एक जी पॉलिसी बदल दी है कि अब हम G2G नहीं करेंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं करेंगे, बिजनेस टू बिजनेस करेंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान की बिजनेस हाउसेज में इतनी जान है कि वो इंटरनेशनल बिजनेस हाउसेज के साथ जेवी कर सकें, कोलैबोरेशन कर सकें? हमारे बिजनेस हाउसेज की इतनी कॉरपोरेट स्ट्रेंथ है, इतनी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है कि वो इंटरनेशनल कॉरपोरेट हाउसेज के साथ जेवी या कोलैबोरेशन कर सकें? आई थिंक इस पे भी यकीनी तौर पे एक मिला जुला रुझान है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तानी बिजनेसेस जो हैं वो इंटरनेशनली compete नहीं करते। अब बहुत सी चीज़ों में एक यानी सेक्टर्स में एक लार्ज एक्सपोर्टर्स हैं, मसलन टेक्सटाइल की हद तक अगर आप देखें तो पाकिस्तान टर्की का जो मेजर एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट दोनों ही टेक्सटाइल ओरिएंटेड हैं। टेक्सटाइल्स में पाकिस्तान अगर यूरोप को एक्सपोर्ट कर सकता है, अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सकता है इन्हीं जेवीज और इन्हीं तरह के बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप की थ्रू, तो टर्की एक बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी है। तो यकीन तौर पे टेक्सटाइल सेक्टर में पॉसिबिलिटी है। सर्जिकल गुड्स अगेन एक अंडर एक्सप्लॉइटेड अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान से कोई $400 मिलियन के करीब के एक्सपोर्ट्स हैं। अगेन उसमें भी हम इंटरनेशनली compete करते हैं, ये जो सर्जिकल प्रोडक्ट्स में जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं उनसे compete करते हैं, उनको आउट compete करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, मसलन राइस है, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, अगेन इनमें भी हम compete करते रहे हैं। तो आई वुड थिंक कि इनमें अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, बट इंक्रीजिंगली प्रॉब्लम यही है कि ये वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारा मुकाबला चाइना से भी है, हमारा मुकाबला इंडिया से भी है, हमारा मुकाबला बांग्लादेश से भी है। तो इन ममालिक में ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो लोअर एग्जिस्ट करता है, बल्कि वहाँ पर हुकूमत जो है वो हमारी हुकूमत से ज़्यादा उसकी जो बुनियादी एजेंडा है उनका वो इकॉनमी होता है। तो हमारी हुकूमत का बुनियादी एजेंडा, यानी वो कहते तो इकॉनमी है, मगर डिप्लोमेटिक फ्रंट भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए डिफेंस भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से हमारी जो सारी जो एफर्ट्स है वो बड़ी डिस्पर्स्ड नजर आती हैं। तो आई वुड थिंक कि एक कैलकुलेटेड। ऑप्शन एग्जिस्ट करती है, हमें ऑप्टिमिज्म के साथ देखना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे अपार्ट फ्रॉम ऑप्टिमिज्म कोई तैयारी भी करनी चाहिए। मतलब पाकिस्तानी बिजनेसेस को हमने बहुत अरसा जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज दी जिसकी वजह से वो कभी भी पनप नहीं सकी। और अब जब भी हम उनको उनसे प्रोटेक्शनिज्म निकालने की बात करते हैं या हम उनको इंटरनेशनल कंपटीशन में लेके आते हैं, तो वहाँ वो इन मुल्कों से, वियतनाम जैसे मुल्क से, बांग्लादेश जो हमारे साथ ही थे उनसे वो आउट आउट compete हो जाते हैं। तो तैयारी की जरूरत नहीं, पर ये डेफिनेटली भी तो है। हमने देखा है कि आपको याद है एक साल पहले सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया इन्वेस्टर्स का, ये 50 लोगों पर मुश्तमिल, 3 दिन पाकिस्तान में रहा। और उनका भी इनपुट ये था कि पाकिस्तान की अपनी तैयारी अभी नहीं है। वो अपने साथ जो इंटरनेशनल फर्म्स लाए, उन्होंने आपकी जो They were not फिजिबिलिटीज़ prepared. थी, जो आपकी तैयारी थी, उसको ट्रैश बिन में फेंक दिया कि ये बड़ी सब स्टैंडर्ड है। हमारे हमारे बाबू की ड्राफ्टिंग ही बहुत बुरी निकली उसमें।
आई थिंक ये रियल इश्यूज हैं। यानी ये कहना कि अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, उस अपॉर्चुनिटी को एक्चुअल अमली जामा पहनाना जो है, उसमें दो की जो लोकेशंस हैं जिनमें कमी महसूस होती है, वो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हुकूमत कोई भी इनिशिएटिव लेके आती है, तो एक जो सिविल सर्विस है, एक ब्यूरोक्रेट्स का पूरा निज़ाम है, तो वो ना सिर्फ अंडर ट्रेन्ड भी है, बल्कि कुछ लोग तो उनकी नीयत पे भी शक करते हैं। तो एक तरफ तो हमें उसको स्ट्रेंथन करना है अगर हम कहीं से भी किसी के साथ भी कारोबार करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ ऑब्वियसली पाकिस्तानी बिजनेसेस हैं जिनको हमने टैक्स की छूट देकर और सब्सिडीज देकर, हमने वो जो लार्ज बिजनेसेस हैं जिनसे हम तवक्को कर सकते हैं कि वो इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएंगे, उनको हम यानी आम आवाम के पेट काट के हम उनको पालते रहे हैं। तो कभी वो एप्टमा की सूरत में बहुत सी सब्सिडीज ले जाते हैं, कभी वो फर्टिलाइजर सेक्टर की तरफ से जो है वो सब्सिडीज ले जाते हैं। तो हमें ये अपनी तमाम चीजें जो हैं वो यकीनी तौर पे दुरुस्त करने की जरूरत है। और यानी अगर कोई मुल्क अपने बिजनेसेस के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा, जो कि जिसकी हमारे बिजनेसेस, हम जैसे सर्वे के इदारे के साथ मुस्तकिल कंप्लेन करते हैं कि हुकूमत, सबसे बड़ा मसला हुकूमत खुद है। जब भी हम उनसे बात शुरू करते हैं तो वो शुरू ही इस बात से होते हैं कि एफबीआर तंग करती है, जो है कस्टम्स वाले तंग करते हैं, ईओबीआई वाले तंग करते हैं। तो अगर हम अपने बिजनेसेस के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, तो बाहर से आकर पाकिस्तान में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? अगर हम लॉजिकल। हालिया वक्तों में जो हमें एक और मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता नजर आता है, वो पाकिस्तान में चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। हम्म। तो पाकिस्तान में जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, वो सिर्फ जो बड़े चाइनीज इन्वेस्टर्स के अलावा हजारों की तादाद में चाइनीज पाकिस्तान आए हैं। क्या पाकिस्तान ने उनको फैसिलिटेट करने के लिए कोई खातिर खा काम किया है? मुझे महसूस होता है कि हम उस तरह की जो जो एक्चुअल मेहनत करने की जो काम है, उनसे हम शाये अवे कर जाते हैं। और जो फैन फेयर वाले काम हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर का चले जाना या मिनिस्टर्स का चले जाना या एमओयू साइन हो जाना, तो ये इस पे आसान ज्यादा काम है। जो फोकस करते एक्चुअल हैं। हार्ड वर्क है वो हम उससे हम भाग जाते हैं। आपको क्या लगता है कि मेरा मतलब है कि कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अब आपको नेक्स्ट ईयर में कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नज़र आती है पाकिस्तान में आती हुई? अनफॉर्चुनेटली आई वुड नॉट बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ला सकेंगे। आई थिंक हम पिछले 2-3 सालों से जो जो स्ट्रेटिजिक लोकेशंस हैं जहां पर हम ये इन्वेस्टमेंट का सुनते रहे हैं, वो माइनिंग सेक्टर है। वहाँ नीयत अच्छी है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मगर हम अपना डोमेस्टिक जो मसाइल हैं उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे। वहाँ पर बलूचिस्तान में जो अनरेस्ट है, तो जहाँ भी अनरेस्ट होगा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आए, वहाँ पॉलिटिकल सोल्यूशन की ज़रूरत है, हम वो नहीं कर पा रहे। इसी तरह से दूसरी तरफ चाइना की हम कोशिश करते रहे कि चाइनीज़ यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट लाएं। उसमें हम इन्वेस्टमेंट ले आए तो हमें वो आईपीपीज के फॉर्म में गले पड़ गई। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक हम जो इकॉनमी के लिए मुश्किल फैसले हैं, कि हुकूमत जो है वो कारोबार हुकूमत से ही हद तक महदूद हो, वो कारोबार खुद ना करे। तो जिस मुल्क में रोड बनाने का तमाम ठेका जो है वो हुकूमती इदारों को मिलेगा, जिस मुल्क में जो किसी तरह का कोई लार्ज बिजनेसमैन जो मेजर है, प्रोजेक्ट। आप उसको टैक्स के शिकंजे से कभी आज़ाद नहीं होने देते, आप मुस्तकिल उसको तंग करते हैं। तो उस तरह के मुल्क में एफडीआई लाना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। यकीनी तौर पे कुछ यानी हम चाहते हैं हुकूमत। हमारी जो लॉस एंटरप्राइजेज हैं, जब पीआईए तो हमने इन हाउस ही बेच ली, लेकिन हमारी जो लॉस एंटरप्राइजेज हैं वो एफडीआई में चली जाएं। आपको लगता है हमारी कोई लॉस एंटरप्राइजेज, स्टेट ओन्ड लॉस एंटरप्राइजेज कोई एफडीआई में जा सकती हैं? जी, आई थिंक जो इस वक्त हुकूमत कोशिश कर रही है और जो इस टर्की के विजिट में भी नजर आई, वो एक मेजर इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्कोज जो है, इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, और उनमें से बहुत सी जो प्रॉफिटेबल हैं, मसलन फैसलाबाद की है या लाहौर की है। आई थिंक एक वो एवेन्यू डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो रनिंग कंपनीज हैं, ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं। एक
दुनिया की एक यूनिक सी मार्केट है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का 5वां आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, तो उस लिहाज से अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स हैं उनके लिहाज से भी 5वां ही बड़ा मुल्क है। तो आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। आईटी सेक्टर में पाकिस्तान में ये जो लाखों हमने फ्रीलांसर्स पैदा किए हैं जो कि अपनी मेहनत के तहत दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक पाकिस्तान के लिए दुनिया भर के लिए एक पुरकशिश चीज़ है कि पाकिस्तान में एक चीप आईटी लेबर एग्जिस्ट करती है। तो इसमें हम कुछ अपॉर्चुनिटी आई थिंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे कंपटीशन जो है वो ऑलरेडी बर्नड आउट है। इंडिया जो है वो स्लाइटली हायर वैल्यू एडेड में चला गया है। तो आई थिंक ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो लॉस मेकिंग है इनको सेल करने की कोशिश जो है, और उसमें हुकूमत की पीआईए को बेच लेना जो है, ये डेफिनेटली एक उनकी कामयाबी है। इतनी हुकूमतें गुजर गई, सब कोशिश करते रहे। ठीक। तो प्राइवेटाइजेशन आई थिंक इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज के जिसमें हम एफडीआई ला सकते हैं। और टर्की के साथ आई थिंक ये एक मुस्बत कोशिश है, क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स की हैं। मसलन जो मेट्रो बस सर्विस थी वो अल बेराक ग्रुप जो है वो सक्सेसफुली रन करता रहा। वेस्ट डिस्पोजल जो है ये टर्किश कंपनीज पाकिस्तान में करती रही। टर्किश जो है वो पाकिस्तान से क्योंकि कल्चरली एक अफिनिटी रखते हैं, तो यकीनी तौर पे ये चीजें भी मैटर करती हैं किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट को सक्सेसफुल बनाने में। तो इसलिए मैं आई वुड बी ऑप्टिमिस्टिक दैट दिस ट्रिप वुड yield समथिंग, बट दैट लेट्स सी। सिर्फ ऑप्टिमिज्म स्ट्रेटजी नहीं है। पाकिस्तान को संजीदगी से ये सोचना होगा कि अगर बिल्कुल हमने आगे जाना है तो हमें अपने संजीदा स्टेप्स भी हमें उठाने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, शुक्रिया। बहुत बिल्कुल शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।